बिहार के चुनावी समीकरणों को लेकर फिलहाल हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है और अभी इस वीडियो में हम जिस रीजन की बात करने वाले हैं वो है बिहार का बॉर्डरिंग रीजन, जिसे कहा जाता है सीमांचल। सीमांचल में चार जो जिले हैं वो आते हैं, जिनमें अगर हम बात करें अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है और किशनगंज है। यहाँ के क्या चुनावी समीकरण हैं उन पर तो बात होगी ही। किशनगंज पर हम ज्यादा फोकस भी रखेंगे क्योंकि इस बार जो सेकेंड फेज में जो वोटिंग की जो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से 76% यहां पर वोट पड़ा है। यानी कि अगर हम बात करें तो किशनगंज में लगभग ज्यादातर लोग इस बार निकले हैं वोट देने के लिए। उसके क्या कारण है, क्या समीकरण है और यहां पर पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या बदला है, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे साथी हैं आकाश और सत्यम। सत्यम, तो सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं क्योंकि आप उस एरिया में रहे हैं, आपने वहां से ग्राउंड से रिपोर्टिंग की है। तो क्या है वहां की एक्चुअल स्थिति अभी? देखिए सीमांचल का जो इलाका है, एक तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है। हम्म। पूरा जो 4 ज़िले हैं उसमें बिहार के जो टोटल मुसलमान हैं उसका करीब 18% जो मुस्लिम आबादी है वो वहाँ पर है। 40 से लेकर 60 से 65% तक जो है मुसलमान वहाँ पर रहते हैं अलग अलग ज़िलों में। किशनगंज में सबसे ज़्यादा आबादी है मुसलमानों की, 60 से लेकर 65% तक मुसलमान हैं। पिछली बार जो हुआ था वो बड़ी चीज़ हुई थी, महागठबंधन को लगा था झटका, वो सीमांचल ही से लगा था। हम्म। हुआ ये था कि 12 सीटों पर 24 सीटें कुल आती हैं विधानसभा सीटें चारों जिलों में। 12 सीटों पर जीता था एनडीए, जिसमें से जो महागठबंधन है वो 7 सीटों पर ही जीत पाया था। इसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें सीमांचल में जीती थी। हैदराबाद की पार्टी कहा जाता है और बार बार सवाल उठता है कि बिहार क्यों आ रहे हैं, बिहार क्यों आ रहे हैं। 2020 में उन्होंने दिखाया था कि बिहार क्यों आए थे। 5 सीटें जीते थे और जो महागठबंधन था उसको मतलब बहुत बड़ा झटका था। सबसे बड़ा जिसको कहते हैं अपसेट किसी भी चुनाव का होता है तो वो सीमांचल ही से निकला था महागठबंधन के लिए। 5 सीटें वो जीते थे, लेकिन हुआ उसके बाद क्या कि 4 विधायक उनके राजद में शामिल हो गए थे। एआईएमआई ओवैसी की ही पार्टी के, एमआईएम के, बिल्कुल, एआईएमआईएम एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे। एक विधायक शामिल नहीं हुए थे, अख्तरुल इमान, जो इस समय पर स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं ओवैसी की ही पार्टी के। अमौर सीट से अभी अमौर सीट से इस चुनाव बार लड़ रहे हैं विधायक चुनाव के लड़ लिए। भी रहे हैं। और इसी में भाजपा को भी सीटें मिली थी। कांग्रेस को इसमें मिली थी 5 सीटें, राजद को सिर्फ 1 सीट मिली थी और भाकपा माले सीपीआई एमएल को 1 सीट मिली थी। हम गए, जो सीटों पर हम लोग गए हैं उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है किशनगंज जिले में हम लोग थे। इंटरेस्टिंग सीट है कोचा धामन की। अब कोचा धामन में क्या हुआ था कि पिछली बार अली इजहार अस्फी नाम के एक कैंडिडेट थे, ओवैसी की पार्टी से जीते थे और उसके बाद वो भी उन 4 विधायकों में थे जो राजद में चले गए थे। अब उसके बाद ये लगा कि राजद में गए हैं तो इस बार के चुनाव में उनको टिकट मिलना चाहिए था, उनको टिकट नहीं मिला। अच्छा, इस बार टिकट ही इस काट बार दिया। उनको टिकट ही नहीं दिया। टिकट उसको दिया जो पिछली बार दूसरे नंबर पे आया था, ओके। जो राजद ही से लड़ा था, जो ओके। मतलब पहला राजद कौन दूसरा राजद कौन में पहले राजद को टिकट दे दिया। अब जब ओवैसी रैली कर रहे हैं, कोचा दामन की विधानसभा के जो गांव हैं वहां पंचायतें हैं, वहां पर कह रहे हैं सीधा सीधा कि इन्होंने धोखा दिया है। उनके बेटे को लेकर आ रहे हैं, जो गुड्डू अस्फी उनका नाम कहा जाता है, उनको बेटे को प्रचार में लेकर आ रहे हैं, उनसे हाथ जुड़वा रहे हैं, कह रहे हैं मैं इनके पिताजी से मिलने गया, मैंने उनसे माफी मांगी। और ओवैसी ने कभी भी ये नहीं कहा कि 4 विधायकों को मैं क्यों नहीं रोक पाया। तो हमेशा इल्जाम ये लगाते हैं कि ये तोड़ के ले गए, कि ये मेरे विधायकों को तोड़ के ले गए, तो ऐसे हैं तो तोड़ के ले जाएंगे, आपको मजबूत रहना है, मैं जो है आपको दे रहा हूं टिकट, आप जीतेंगे। और वो लगातार कई सीटों की बात करते हैं कि उसको वहां से, और जैसे ये सारे मुसलमान कैंडिडेट हैं, ज्यादातर पार्टियां एक्सेप्ट बीजेपी, ज्यादातर पार्टियां मुसलमान कैंडिडेट ही रखती हैं और वही लोग वहां पर जीतते भी हैं, आगे भी बढ़ते हैं। जो किशनगंज टाउन की सीट है उसमें स्वीटी सिंह है, बीजेपी से लड़ती रही है 2010 से, और 2010 में बहुत ही कम अंतर से वो जीती थी, और 2000 बहुत ही कम अंतर से हारी थी। 2010 से लड़ती रही है, 10 लड़ी, 15 लड़ी, 20 लड़ी, 25 भी लड़ रही हैं। अब वहां पर इस समय पर कांग्रेस को वो सीट आई है महागठबंधन की तरफ से, ओके। और कांग्रेस की जो सीट वहां पर उनका प्रत्याशी है। मुद्दे अगर किशनगंज की हम बात करें, पूर्णिया क्योंकि आकाश गए हैं उसका बेहतर बताएंगे। किशनगंज के मुद्दे ये हैं, पिछड़ा इलाका है, मुसलमानों का इलाका है, वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है। ओवैसी लगातार ये कहते रहते हैं कि 10% मुसलमान भी यहाँ पर नहीं है जो ग्रेजुएट है, मुस्लिम बहुल इलाका है। मुस्लिम बहुल इलाका है। और ओवैसी लगातार ये कहते हैं कि 10% मुस्लिम भी यहाँ पर नहीं है जो कि ग्रेजुएट है, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी तुमको। जी। ओवैसी का जो तेजस्वी का जो नौकरी वाला दावा है, उसके रिप्लाई में ये ओवैसी बोलते रहे हैं कि अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं, शिक्षा ही नहीं होगी, तो नौकरी आपको मिलेगी कहाँ से। आपके परिवार में ऐसा कौन आदमी है जो नौकरी कर पाएगा, क्योंकि पिछड़ा इलाका है, गरीबी बहुत है। और वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ जब हमने महिलाओं से बात की, बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने ये बोली कि शराब बंद करा दिए, स्मैक चालू हो गया है। तो ये जो नशा है, जो जिसको सूखे नशे कह दिया जाता है आमतौर पर, जो स्मैक है या चरस है, गांजा है, ये सारे नशे बहुत ज्यादा हो गए हैं। ऐसी महिलाएं मिली जो कहते हैं मेरा अपना बेटा करता है,
हम एक जगह पर थे, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, जब हम टकराए सीमांचल में, हमने साथ में ग्राउंड रिपोर्ट की। जिस महिला से हम बात कर रहे थे, उस महिला के पीछे घर में लड़का चिल्ला रहा था और कही थी, देखो पीछे मेरा बेटा नशा मांग रहा है। तो बाकी और जो सीटें आगे सीमांचल में बढ़ते हैं, तो पूर्णिया है, अररिया, कटिहार है, उसकी अहम सीटें कौन है, वो आकाश। लेकिन एक चीज इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अभी आकाश आंकड़े आए हैं, तो जिस हिसाब से बोला जा रहा है किशनगंज में 76% वोटिंग हुई है। तो मैं आपको ये दे, तो 76% ये जो वोटिंग हुई है, इतने ज्यादा वोटिंग के पीछे आप किन फैक्टर्स को कारण मानते हैं? देखिए, एक तो इसमें एसआईआर जाहिर तौर पे एक वजह है कि अब उसमें एसआईआर की वजह से दो चीज़ें हुई हैं। एक तो नंबर जो है 58 लाख वोट कटे, तो वो नंबर डाउन हो गया है। तो जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नंबर डाउन हो गया है, लेकिन परसेंटेज तो इसी में से निकल रहा है। दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत ये है कि आप पिछली बार से अगर कंपेयर करेंगे, फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। आप मान लीजिए कि अभी 70 वोटर्स हैं, अब उसमें से उसी को 100 मान के परसेंटेज निकाला जाता है। पिछली बार ज्यादा थे तो उसको मान के परसेंटेज निकाला गया। अगर आप तुलना करेंगे और इस आधार पे कुछ डिकोड करने जाएंगे रिजल्ट के लिए, तो मुझे लगता है वहां पे फेल हो जाएंगे और वहां पे गड़बड़ हो सकती है आपके कैलकुलेशन। लेकिन हाँ, तो एक वो हो गया कि एसआईआर हुआ तो नंबर कम हुआ तो परसेंटेज बढ़ रहा है, वो एक सीधा सीधा जो गणित समझ में आता है। यानी कि 100 से 30 काट दिए तो अब तो 70 ही बचे। हाँ। और उतने में से जो दे ही रहे थे वो तो दे ही रहे हैं। हाँ। तो लेकिन वो बढ़ेगा। अब दूसरी चीज इसमें ये हुई है, जो हम लोग इससे पहले जो मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें भी आई कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वोट नहीं देंगे नाम कट जाएगा। ओके। तो जो लोग कितनी वजहों से आलस में आनाकानी करके कि अरे बाजार जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है के चक्कर में वोट नहीं दे रहे थे, वो निकले और वो वोट देने पहुंचे हैं। तीसरी चीज ये है कि छठ है जाहिर तौर पे, तो उसकी वजह से जो लोग आए हैं उन्होंने अपना आगे बढ़ा लिया, वो रह गए और वो वोट दिए। तो इन मतलब 3-4 वजह हैं जिसकी वजह से वोटिंग पड़ रहा है। लेकिन जैसे अमूमन वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है या घट जाता है, तो सभी पत्रकारों और विश्लेषकों की ये होती है कि अब इससे मैं कुछ नतीजा निकाल के अंतिम सत्य कुछ बता दूंगा। ये 14 को पता चलेगा। मतलब जाहिर तौर पे अगर 14 को कुछ रिजल्ट एकदम अप्रत्याशित आ गया, फिर तो इससे जोड़ा जाएगा। लेकिन फिलवक्त क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है कि दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था, उसके बावजूद सरकार बदली। महाराष्ट्र में और हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया था, फिर भी सरकार रिपीट हो गई। जबकि हरियाणा में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी हार जाएगी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत खराब हो ही गई थी, फिर भी वहां सरकार रिपीट हो गई। तो हालांकि इसको जोड़ा जाता है कि वोट अगर ज्यादा पड़ रहा है तो बदलाव चाह रही है जनता। हाँ। लेकिन वो पिछले कुछ सालों में एग्जाम्पल्स ऐसे देखने को नहीं मिले हैं। तो सीधे सीधे तौर पे 3-4 स्टेट्स का एग्जाम्पल है जिससे मुझे लगता है कि उससे बच सकते हैं कि इस आधार पे। लेकिन हाँ, वो सवाल आपका ठीक था कि ये लोग मतलब ये कहाँ से इतना बड़ा उछाल कैसे आ रहा है। पूरे बिहार में भी वो 65% हो गया, सेकंड फेज में 67% की वोटिंग हुई है, पहले फेज में भी बहुत वोटिंग हुई, 65% के करीब हुई है। किशनगंज जो आप कह रहे हैं, तो मुझे मोटे तौर पे ये एक चीज समझ में आ रही है, एसआईआर और फिर छठ और जो लोग बाहर से लौट कर आए हैं वो निकले हैं, जो नए वोटर्स भी इसमें ऐड हुए हैं वो भी गए हैं वोट देने। तो एक ये 3-4 चीजें मुझे इसमें समझ में आ रही हैं। क्या इसमें कोई सेंटिमेंटल वैल्यू भी है जिस वजह से लोग ज्यादा निकल रहे हैं? धर्म की जो राजनीति है या बाकी चीजें हैं, क्या इसमें फैक्टर प्ले कर रहा है अभी? सीमांचल में मतलब वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के लिहाज से ऐसा कोई फैक्टर मुझे नहीं दिखा वहां ग्राउंड पे। मुझे बस एक चीज दिखा कि लोगों को ये बात समझ में आई ओवैसी को लेकर कि असदुद्दीन ओवैसी आए चुनाव लड़ने, हमने उनका सपोर्ट किया, उनके 5 विधायक जीते, लेकिन 4 चले गए आरजेडी में। तो लोगों को इस बात, हालांकि ओवैसी कह रहे हैं कि आरजेडी ने तोड़ लिया, लेकिन लोग इस बात से सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं ये विधायक आपके थे। तो एक मसला ये हो गया। दूसरी चीज ये हो गई कि लोगों को ये लगता है कि यार ओवैसी अगर 10 सीट भी जीत जाएंगे तो वो सरकार नहीं बनाएंगे, उनके विधायक क्या कर लेंगे। लेकिन अगर जैसे आप जाएंगे राघोपुर, तो वहां के लोग ये सोच के वोट नहीं करते हैं कि तेजस्वी यादव हमारे लिए विधायक ठीक है कि नहीं ठीक है। वो ये सोचते हैं कि हमारा अगर विधायक बना तो मुख्यमंत्री बन सकता है। उसी तरह वहां जो लोग वोट करते हैं वो एनडीए और महागठबंधन की तरफ ज्यादा रुख इस बार इसलिए करते मुझे दिखे क्योंकि उनको लग रहा है कि सरकार में रहने वाला विधायक चाहिए जिससे हमारे यहाँ का काम हो सके। और ओवैसी को फॉरेनर मानते हैं लोग, ये वाला सेंटिमेंट वो हाँ, चाहे कि मैं नहीं हटा पा रहा हूँ। प्रशांत किशोर ने बोला, तेजस्वी ने बोला, वो कई लोगों पर इल्जाम भी लगाते हैं, लेकिन जनता ओवैसी को फॉरेनर मतलब बाहर से आया हुआ मानती है। वो तो हैदराबाद बैठे हैं ना, एक्सेसिबल नहीं है ना। बगैर चुनाव के अगर देखा जाए तो ओवैसी किसी भी जनता के लिए कितना एक्सेसिबल हो पाएंगे, जो कि उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने आकर वोट मांगा। वो हो सकता है अपने विधायकों को ना जानते हो। ओवैसी ने कहा कि वोट दीजिए तो वोट दिया गया, क्योंकि मुसलमानों के नेता माने जाते हैं। लेकिन जो हमको जनता वहां पर मिली, जब ये सवाल उनसे ये पूछा गया कि क्या वो मुसलमानों के रहनुमा हैं,
तो क्या वो ओवैसी ही हैं जो मुसलमानों की बात करेंगे? जनता इसमें बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। जो वो बी टीम वाला टैग लगा हुआ है कि ये बांटने की बात करते हैं, ये आम जो दुकान चलाने वाला, टोपी पहनने वाला मुसलमान है, हो सकता है प्रैक्टिसिंग मुसलमान भी हो, उन्होंने भी हमको 3 से 4 लोगों ने, और भी इलाकों के लोगों ने, बस्तियों के लोगों ने कहा कि नहीं, वो बांटने की बात कर रहे हैं, वो तो वही बात कर रहे हैं जो बीजेपी बात कर रही है। तो ये वाला सेंटिमेंट वो फिर महागठबंधन की तरफ जाता है। तभी हमको दिखता है कि अगर महागठबंधन को 60 सीट मिल रही है, उसमें से 5 सीट कांग्रेस कैसे जीत रही है, अगर पिछली बार की सीमांचल की हम बात करें तो। तो लेकिन एक चीज, हाँ आप बोलिए पहले। नहीं, आप सवाल कीजिए, मैं पूर्णिया की तरफ जाना अच्छा, पूर्णिया आएंगे, वो तो भाई सबसे मेन एरिया है। जब तक पप्पू यादव की बात ना हो तो कैसे चलेगा काम। लेकिन मेरा ये एक सवाल है, क्योंकि मैं बिहार से बहुत ज्यादा राब्ता नहीं रखता हूँ, वो क्या फैक्टर्स थे जिस वजह से पिछली बार 5 सीटें एक ऐसी पार्टी ले गई जिसका बिहार में कोई वजूद ही नहीं था, और वो आए और उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? आरजेडी को ही, क्योंकि आरजेडी का वो एक तरीके से वोट बैंक रहा है पुराना। तो क्या कारण थे जिस वजह से वो चीजें हुई वहां पर, और उसके बाद क्या कारण रहे कि वो दोबारा आरजेडी में लौटा? मेरी एक ना ईया है, दादी हैं 105 साल की। इस बार हम और सत्यम गए घर, तो मैं सोच रहा था मिलाने के लिए, लेकिन हम ये मिल नहीं पाए। तो वो ना एक कहावत कहती हैं कि बबुआ हंसुआ कितनो भोथर होई, खींची अपने ही तरफ। मतलब ये है कि वो हंसली जिससे काटते हैं फसल, वो कितना भी खराब धार वाला होगा, लेकिन वो अपनी ही तरफ खींचते हैं आप उसको। अब इसको इलेक्शन में जोड़ दीजिए। आम जनता, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, आम जनता वो आके आपके माइक पे बोल दे विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोगों के लिए वोटिंग का जो की फैक्टर है वो उनका कास्ट है, उनका रिलीजन है। ये है बिहार में, और ये सिर्फ बिहार में नहीं है। बिहारियों को मतलब इससे कोई वो नहीं होना चाहिए, शेम, खुद को शेम नहीं फील करना चाहिए कि अरे हमारे यहाँ ही जातिवाद है। वो हर जगह है, जैसे खून वो को लिंगायत खींचता है। हाँ मतलब वो साउथ में चले जाएंगे तो वहां भी इस तरह की चीजें हैं। यूपी पंजाब में जट सिख मिलेंगे आपको, तो वो वैसा तो ही बिहार में मसला। है। हाँ। अब ओवैसी एक फैक्टर वहां से हो गया कि धर्म उनका जुड़ता है, और जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई है, इंडियन पॉलिटिक्स, फिर उसमें बिहार को भी आप ऐड कर लीजिए, तो उसमें ये बंट जाना, ये ध्रुवीकरण बहुत आसान है। तो वहां पे एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ओवैसी की जो छवि है ना, वो आप देखिए कि सदन में, लोकसभा में जब वो बोलते हैं बढ़िया बोलते हैं। स्पीकर तो कमाल है, बैरिस्टर हैं, अपनी लॉजिक के साथ आप उनसे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो अपनी बात लॉजिक के साथ तार्किक करते हैं, तार्किक बातें है ना, और संविधान के दायरे में रह के वो बात करते हैं। तो वो चीजें वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं। तीसरी एक, उनको ये भी लगता है कि जैसे आरजेडी को हम देते रहे हैं लगातार वोट, अब इस बार देखिए जब डिप्टी सीएम के नाम पे मुकेश सहनी की घोषणा हो गई, उनका चेहरा घोषित किया गया, तो ये बात उठ गई ना कि हम आपके गुलाम हैं क्या, आप हम सिर्फ वोट देंगे कि 3% मल्लाह जाति का वोट है, उनका डिप्टी सीएम है, हम 18% कहाँ गए। बिल्कुल। तो ये सेंस सीमांचल में बहुत हद तक रहा है, और इसीलिए लोगों ने ट्राई किया कि देखते हैं एक बार ओवैसी की पार्टी को वोट करके। क्योंकि आप जैसे किशनगंज और उधर के इलाके में जाएंगे तो जो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बताएंगे कि देखिए ओवैसी साहब जहाँ से सांसद हैं, विधायक रहते हैं, वहाँ बहुत काम होता है। हैदराबाद में देखिए क्या बढ़िया काम किया है उन्होंने, है ना। फिर लोग वो कहानी सुनाने लगेंगे कि उनके ऑफिस में, वो सांसद हैं, वो अपने ऑफिस में अपने क्षेत्र के सारे विधायकों की कुर्सी लगवाए हुए हैं कि वहाँ जाइए ऑफिस में फटाफट काम होता है। इस तरह की बातें वहाँ चलती हैं। तो लोग उस लिहाज से भी वो करते हैं कि यार आइए आप इनको एक बार ट्राई करके, यानी कि ट्राई किया गया उनको। हाँ। जो फेल हो गया बाद में, क्योंकि हाँ। 4 लोग आरजेडी में चले गए, लेकिन एक बचे, अख्तरुल ईमान, क्योंकि वो ईमान ना, हाँ, ईमान है, ईमान है वो उनका नाम, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष है ये एमआईएम के, और यही वो नेता है जिन्होंने लेटर लिखा था लालू यादव को, ताकि एक मांडवली हो चुनाव सके से यार, पहले, हाँ, कि हमें भी महागठबंधन में जोड़ लिया जाए। मतलब एक हद तक कई विश्लेषकों ने ये कहा कि ये वो छवि से बाहर निकलना चाहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, ये बस दिखाना चाहते हैं कि हमको 6 सीट दे दीजिए, हम आपसे गठबंधन कर लेते हैं, है ना। लेकिन अब महागठबंधन की भी जो सीट शेयरिंग की स्थिति है, और वो महागठबंधन की समस्या तो ये भी है ना कि वैसे जिस वोट बैंक को क्लेम करते हैं वही आरजेडी का है, बिल्कुल, वो आप बंटने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वहां अथॉरिटी आरजेडी की ही रहे। वहीं से वो सफाई भी देनी पड़ी फिर तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी के नाम के बाद कि भाई दूसरा, हाँ, रहेंगे उप मुख्यमंत्री, और भी कई बन सकते हैं। हाँ, तो वो वही इशारा था कि एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे हम लोग। तो वही वोट बैंक को टैकल करने वाली बात। और ओवैसी की जो जबानी जंग भी हुई थी, एक कॉल रिकॉर्डिंग बहुत वायरल हुआ था, उसमें तेजस्वी ने एक्सट्रीमिस्ट कह दिया था
ओवैसी को, तो वो उस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और हर रैली में जाके मुझे चरमपंथी कहता है, और सीधे वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव तो नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा था कि कपड़ों से पहचान लीजिए, ये मुझे कपड़ों से पहचान रहा है। तो जो कहा जाता है कि ये बी टीम वाली छवि से हटना चाहते हैं, उसमें ये है कि वो भाजपा को भी उतना ही उसी मतलब हार्श तरीके से अटैक उन्होंने किया है, जितनी भी स्पीचेस उनकी सीमांचल में या बिहार के चुनाव में ओवैसी की हुई है। लेकिन एक बात तो हमें माननी पड़ेगी ना कि जहां भी मुस्लिम बहुल वोट ज्यादा है वहां पे भाजपा के जीतने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन पिछली बार की अगर हम बात करें तब चीजें चेंज हुई थी, है ना? वो पूरा बटा था, वोट, हाँ, बटा पूरा था वोट उनका। मैट्रिक्स चेंज हो गया था, लेकिन तब भी तो अगर हम बात करें तो एआईएमआईएम ने डेंट किया ना आरजेडी को तब भी। पर्याप्त। बिल्कुल। तो बी टीम हो ना हो, लेकिन आंकड़े ये जरूर कहते हैं कि जहां एआईएमआईएम आरजेडी के गढ़ में स्ट्रांग है वहां फायदा होगा एनडीए को। तो ये एक अलग चीज है। अब आते हैं आपकी फेवरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे या कहें जिले पे, बताइए साहब। पूर्णिया हम लोग गए थे और पता है इनको इनका फेवरेट कौन सा है? नहीं फेवरेट तो नहीं है। पूर्णिया इंटरेस्टिंग है चुनाव वहाँ जी। पे, और वो पहले ही हो गया था, मतलब सीट वीट बंटने और ये सब होने के पहले। पूर्णिया जब लोकसभा चुनाव हो रहा था 2024 को, तो खूब गहमा गहमी थी। वहां से 3 प्रत्याशी लड़ रहे थे, जेडीयू की तरफ से संतोष कुशवाहा, आरजेडी की तरफ से बीमा भारती जो अवधेश मंडल की पत्नी है, और इस बार रुपौली विधानसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी हैं, वो लड़ रही थी। और कांग्रेस ने कुछ दिन पहले पप्पू यादव जो हैं, राजीव पप्पू यादव की पार्टी का मर्जर हुआ कांग्रेस में, उनको शामिल किया गया और कोशिश कर रही थी कांग्रेस वहां की पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ जाए, लेकिन तेजस्वी यादव इस बात पड़ गए कि ये सीट तो हमारे पास रहेगी। बिल्कुल। तो पप्पू यादव वहां से निर्दलीय लड़ गए और चुनाव हुआ। पप्पू यादव जीत गए, संतोष कुशवाहा दूसरे नंबर पे आ गए, तीसरे नंबर पे बीमा भारती चले गई आरजेडी के। लेकिन वो लोकसभा चुनाव जो है एकदम तेजस्वी यादव वर्सेस पप्पू यादव हो गया था पूर्णिया में, क्योंकि तेजस्वी वहां जाके कैंप कर गए पूर्णिया में। उन्होंने ये तक कह दिया कि यहाँ 2 ही प्रत्याशी हैं, या तो महागठबंधन आरजेडी की बीमा भारती या एनडीए के संतोष कुशवाहा। अच्छा। तो लगभग इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि अगर बीमा भारती को वोट नहीं दे रहे हो, संतोष कुशवाहा को दे दो। खैर, जब सीट शेयरिंग वगैरह शुरू हुई और सब लोग अपना अपना कास्ट इंजीनियरिंग में लगा हुआ था, उसी बीच में जेडीयू से संतोष कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया। वो चले आए आरजेडी के साथ। अब नीतीश कुमार को माना जाता है कि लौकुश वाला फैक्टर इनके साथ है। कुशवाहा, कुर्मी, कोयरी जो जातियां हैं, उनको ये वोट करती हैं नीतीश कुमार के नाम पर। कुशवाहा टूट गए, संतोष कुशवाहा, उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली। आरजेडी ने उनको धमदाहा से चुनाव में उतार दिया। पूर्णिया की एक सीट है। अब मजेदार देखिए, अब जो 3 विरोधी थे एकदम और एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे पूर्णिया लोकसभा चुनाव में, पप्पू यादव संतोष कुशवाहा का प्रचार कर रहे हैं। पप्पू यादव जाके रुपौली में बीमा भारती के लिए वोट मांग रहे हैं। तीनों विरोधी एक साथ है, महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। दमदाहा से जेडीयू की लेसी सिंह मंत्री रही हैं और ठीक ठाक उनका मतलब है कद, बड़ी नेता है, वो चुनाव लड़ रही है संतोष कुशवाहा के सामने। तो दमदाहा किसी, अब इसमें एक मजेदार चीज क्यों है पूर्णिया, पप्पू यादव की वजह से। वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं महागठबंधन की तरफ से हूँ, लेकिन बस वो कह ही रहे हैं। क्योंकि आप जाएंगे पूर्णिया और पप्पू यादव के ही लोगों से बात करेंगे और कहेंगे कि ये हैं क्या पूरे मन से तेजस्वी यादव के साथ, तो वो हंस देंगे। क्योंकि पप्पू यादव के जीवन में सबसे बड़ी जो गरारी है वो ये है कि लालू यादव के बाद जब लालू यादव इनएक्टिव हो गए, तो मैं क्यों यादवों का नेता नहीं बन गया, कि मैं तो पैसे भी बांटता हूँ कायदे कानून की धज्जियां उड़ा के। आप आचार संहिता लागू है, आप किसी भी नाम पे कैसे कैश बांट रहे हैं? बिल्कुल। अब ये लेकर आते हैं लॉजिक कि अरे सरकार 10,000 दे रही है। सरकार टेक्निकली तो ठीक ही है ना, आप टेक्निकली गलत हैं, आप कैसे बांट रहे हैं? और जो बात हम लोग पहले वीडियो में कर रहे थे कि मंच था, उस पे तेजस्वी यादव हैं, पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव ने कह दिया कि मैं यादवों के लड़के से कह रहा हूँ घर में बैठे रहो, बाहर मत निकलो, उत्पात मत करो। तो वो गरारी तो फंसी हुई है। और पप्पू यादव का सही में मतलब समझ नहीं आता है कि ये क्या कैरेक्टर हैं। जब वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी पूर्णिया में, यात्रा जब पहुंची सीमांचल वाले एरिया में, वहां पप्पू यादव को मिला भाषण देने को, तो उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया। वहां फिर तेजस्वी यादव के साथ वो गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, जननायक बता दिया, चिल्लाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवा दिलों की धड़कन है, युवाओं की उम्मीद हैं। फिर वो मीम याद आता है ना, कहना क्या चाहते हो भाई? हाँ, लेकिन जब आप उनके आसपास के लोगों से बात करेंगे, फिर देखिए वो तेजस्वी के बारे में उनकी क्या राय बात करते हैं। वो मतलब पप्पू यादव तो शायद ही सपने में वो उनके दिमाग में कहीं आ जाए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो उठ जाएंगे, नींद खुल जाएगी, अरे ये क्या हो गया, अब मैं नहीं रहा फिर यादवों का नेता। पप्पू यादव जब अपनी पार्टी चला रहे थे, तो जैसे हर पार्टी की अपनी अपनी कंसल्टेंसी टाइप की टीमें होती हैं, तो एक बलिया के हैं
जो प्रियंका गांधी की टीम के सदस्य थे। ओके, ठीक है, नाम तो नहीं लेंगे आप। हाँ, नाम तो नहीं लूंगा जाहिर तौर पे। ठीक है। तो जैसे राहुल गांधी की अपनी टीम्स हैं, हाँ। प्रियंका गांधी की अपनी टीम्स हैं, तो स्टेट वाइज बढ़ता है कि ये हम्म। स्टेट प्रियंका गांधी देख रही हैं तो ये स्टेट राहुल गांधी, जैसे हिमाचल प्रियंका संभाल रही थी। लोकसभा चुनाव में बिहार में प्रियंका गांधी लगी हुई थी। उनकी टीम क्या करती है, अप्रोच करती है अलग अलग नेताओं को, देखती है कि कौन कहाँ मजबूत है, फिर उनको लेकर आती है। तो प्रियंका गांधी की टीम के जिसको लीड कर रहे थे बलिया के एक सज्जन, एकदम नए लड़के हैं और वहाँ छात्र संघ से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने पप्पू यादव को मैनेज किया, समझाया कि आप आ जाइए। तो उन्होंने यही बात कही थी उस लड़के से जो डील लेकर गया था प्रियंका की तरफ से, कि भाई साहब मैं आ तो जाऊंगा लेकिन तेजस्वी यादव से मुझे बहुत दिक्कत है और ये चुनाव नहीं लड़ने देंगे। तो उनको वादा किया गया था कि नहीं नहीं, प्रियंका जी कह रही हैं तो आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। और बाद में कितना मैनेज करने की कोशिश की प्रियंका गांधी राहुल गांधी ने, लेकिन यहाँ से लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कह दिया कि ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पूर्णिया में चाहे कुछ हो जाए, पप्पू यादव महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं हो सकते। नहीं हुए, पार्टी वीक हो गए, बाद में रोते होते हुए उनका वीडियो भी आया। तो पूर्णिया है दिलचस्प और मजेदार धमदहा का तो चुनाव। अभी का क्या समीकरण लगते हैं आपको पूर्णिया की, अगर हम बात करें इस चुनाव में? पूर्णिया में 2 सीट बता दूंगा ईमानदारी से जहां मैं गया हूँ, उसके अलावा तो नहीं बता पाऊंगा। रुपौली और धमदाहा। रुपौली में काफी हद तक मुझे लग रहा है कि बीमा भारती थोड़ी एज है उनके पास, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और अवधेश मंडल की भी वजह से उनके पास कुछ है, बिल्कुल, मतलब एक एज है उनके पास। धमदाहा का चुनाव फंसा है महागठबंधन के लिए। संतोष कुशवाहा भले पूर्णिया लोकसभा में दूसरे नंबर पे थे, वो सांसद भी रहे, उसके पहले 2019 में उन्होंने पप्पू यादव को हराया था, लेकिन उसके बावजूद लेसी सिंह की वहां पे पर्सनल, जैसे कुछ सीटें होती है ना कि आप विधायक जो बनता है वो पर्सनल क्रेडिबिलिटी पे जीत जाता है, तो लेसी सिंह का वहां पे एक है अपना निजी वोटर है, बिल्कुल। वो मंत्री भी है नीतीश सरकार में, तो इस वजह से तो धमदाहा फंसा है इनके, मतलब। और पप्पू यादव ऐसा नहीं है कि पूरे जी जान से लगे हुए हैं कि जिता ही, ओके, उनका है कि दिखते भी रहे भी ना। तो ये वाला मसला है। हाँ, मतलब लगना तो चाहिए कि हमने तो भाई साहब खून पसीना लगा दिया, लेकिन आप हार भी जाइए। तो यानी कि हाँ। कांग्रेस के साथ वो प्यार है, लेकिन तेजस्वी के साथ वो वैसा वाला प्यार कभी हो नहीं सकता, चाहे ऊपर से कुछ भी दिखाते रहे। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे, और आप अंदर खाने बात करेंगे, जब ये सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियां लड़ रही थी और फंसा दिया था कृष्णा लावरू और कांग्रेस ने कि ना, जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होगा सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं करेंगे। उस दौरान बहुत सारे लोगों ने बातचीत में ये कहा कि पूरी कोशिश में है पप्पू यादव कि गठबंधन तोड़ दो। इवन उन्होंने मीडिया में आके बयान दे दिया बिल्कुल कि कैसे 12 सीटों पे फ्रेंडली फाइट हो रही है, कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। और लगातार पोक कर रहे हैं वो राहुल गांधी से लेकर ऊपर के जितने भी नेता, सबको कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे। मुद्दों की अगर बात करें, पूरे सीमांचल में बेरोजगारी है, बाढ़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है अगर हम बात करें वहाँ पे, तो ये सब मुद्दे किस तरीके से सीमांचल को इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, बाढ़ वहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है और लगातार हर साल वहाँ बाढ़ आता है, गांव के गांव कट के बह जाते हैं, ये एक वहाँ पे मेजर मतलब इशू है पूरे सीमांचल में ही। लेकिन जैसे मैं एक चीज ये कहता हूँ कि बहुत सारे मुद्दे आपको दिखते हैं, लेकिन उस आधार पे वोटिंग नहीं होती। वोटिंग किन्हीं और आधार पे हो रही होती है, वो कास्ट के फैक्टर पे होती है, रिलीजन के फैक्टर पे हो रही होती है, कुछ सड़क बिजली पे भी हो सकती है, लेकिन बाढ़ के आधार पे वोटिंग कभी नहीं होती। अच्छा, ये दिक्कत है वहाँ। बाढ़ तो आती है, सब लोग परेशान भी होते हैं। सरकार क्या करती है, जब बाढ़ खत्म हो जाता है पानी, जैसे बाढ़ आई 4-5 दिन बाद एक जगह कम्युनिटी किचन शुरू हो जाता है, वहाँ खिचड़ी दिया जाएगा जो बाढ़ पीड़ित है। बाद में 1-2 महीने बाद उनको 7-7 हजार रुपए दे दिए जाएंगे। जो फसल खराब हुई थोड़ा बहुत कुछ फसल, अब किसी का घर बह गया, वो 7 हजार में क्या कर लेगा। लेकिन ये सब दे के टरका दिया जाता है। और बाढ़ कभी मुद्दा नहीं बन पाया है वहां से, सीमांचल से। कि आप पलायन भी देखेंगे तो सीमांचल से ही ज्यादातर पलायन है, बहुत पलायन है वहाँ। बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था उस तरह से नहीं है, नौकरी साधन की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ देश में नहीं है बल्कि विदेश तक जा रहे हैं लोग। सीमांचल से कतर में, सऊदी में, वहां भी लोग जा रहे हैं, वहां जाकर भी मजदूरी कर रहे हैं। वो सिर्फ देश की ही बात नहीं है। एक इक्वेशन तो नहीं, लेकिन नैरेटिव के लेवल पे सुपौल की स्थिति मैं बता देता हूँ, जो आपका सुपौल में पड़ता है, सटा ही हुआ इलाका है सीमांचल से। सुपौल में शहर की सीट से कांग्रेस ने अनुपम को टिकट दिया, युवा हल्ला बोल से वो जुड़े हुए हैं, उनको लीड करते हैं और लगातार वो स्टूडेंट्स के मुद्दे पर, एग्जाम भर्तियों के मुद्दे पे वो प्रोटेस्ट करते रहे हैं। उनको टिकट दिया कांग्रेस ने। शुरू में खूब शोर हुआ कि हाँ, राहुल गांधी अपनी नई टीम वाली जो योजना है युवाओं की टीम वाली, उसके तहत उनको टिकट मिला। एक कांग्रेस के ही व्यक्ति ने, जो उनके सोशल मीडिया टीम, कंसल्टेंसी टीम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अनुपम के कुछ पुराने ट्वीट्स निकाले जिसमें वो राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और सोनिया गांधी को
अनाप शनाप बक रहे हैं, कई जी। जगह पे अभद्र बातें भी कह रहे हैं हम्म। ट्वीट्स में। उसने 3-4 ट्वीट निकाले, स्क्रीनशॉट लगा के फेसबुक पे लिख दिया और फिर वहां से ट्विटर पे लिख दिया ओह कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि ये टिकट देते समय क्या पैरामीटर देखते हैं कि कौन किसको ज्यादा गाली दे रहा है। बिल्कुल और खूब हंगामा मचा उसमें। अगर मान लीजिए आप पे सवाल भी उठा तो अनुपम ये भी कर सकते थे शायद, जैसे बाद में लोगों ने कहा कि इनको माफी मांग लेनी चाहिए थी, एक सफाई दे देनी चाहिए। उन्होंने उल्टा कर दिया, वो इसको मतलब अपने अहम पे ईगो का विषय बना लिया कि जो लोग साजिश रच रहे हैं उनको हम देखेंगे, ये वो करेंगे। कांग्रेस ने टिकट वापस ले लिया। अब एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन और नुकसान अनुपम किसका है इस पूरे उसमें? अनुपम कांग्रेस का भी और हाँ, अनुपम का कांग्रेस का भी। भी 2024 में ज्वाइन करवाया गया था उनको, हाँ। तो अभी भी अगर आप सर्च करें तो प्रेस रिलीज मिलती है, बड़े जोर शोर से ज्वाइन करवाया अनुपम को, पार्टी में शामिल हुए, कहा गया कि युवा नेता हैं, युवाओं की बात करते हैं, और फिर जब यानी- गिराया गया तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया क्यों हटाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि जो लोग हम जो अक्सर ऐसी बातें होती रहती है कांग्रेस को लेकर कि एक तरफ भाजपा है जो 6-6, 10-10 महीने या 1 साल पहले चुनावी रणनीति पे काम करना शुरू करती है और किसको टिकट देना है किसको नहीं उसके लिए तय पैरामीटर्स पे काम करती है। एक मैं रिपोर्ट मेरे को अभी भी याद है बिहार चुनाव आने से पहले कि प्रधानमंत्री ने किसी मीटिंग में कहा है, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से था, कि उनकी सोशल मीडिया पर कितनी फैन फॉलोइंग है इसके आधार पर भी कैंडिडेट्स को टिकट जो है वो बांटा दिया जाएगा। ठीक है ना, एक पैरामीटर ये भी था। यानी कि अगर वो यानी कि हाँ आएंगे उस पर भी, मिथिला जाएंगे। यहाँ मिथिला पहुंचेंगे हम लोग। यानी कि मेन बात ये है कि भाजपा अगर ये देख रही है कि सोशल मीडिया पर इसकी कितनी फैन फॉलोइंग है तो उनकी एक सेट मशीनरी है जो ये भी देख रही होगी कि ये क्या लिख रहा था या क्या लिख रहा है। और वहीं पे कांग्रेस की अगर हम बात करें उनको पता ही नहीं कि उनका कैंडिडेट इससे पहले क्या कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत है। जैसे कि थोड़ा सा अब नीचे भी आएंगे, अब सीमांचल से सीमांचल तक ही सीमित रखते हैं, छोटे से एनेक्डोट पे खत्म करता हूं। मैं गया हुआ था भागलपुर में एक कांग्रेस की टीम देखने वाले शख्स से मेरी बातचीत हुई, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 घंटा बात की। तो ओवरऑल उसका ये कहना था कि पार्टी के ऊपर के लेवल पर इतनी कंफ्यूजन है कि नीचे आते आते जहां पे हम लोगों को 2 महीने पहले ये लग रहा था कि उस एरिया की जो 6 सीटें वो देख रहा था उसमें से 4 या 5 सीटें कांग्रेस निकाल सकती है, आज के टाइम में वो ये कह रहा है कि भागलपुर भी बच जाए तो बड़ी बात होगी। तो यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस की ये स्थिति है। अजीत खैर शर्मा लड़ रहे हैं मेरे ख्याल से जी जी, भागलपुर। नेहा शर्मा के पिताजी। और अभी हम लोग सोशल मीडिया की बस देखेंगे तो लगता है कि जैसे ही नेहा शर्मा आती हैं वो वहां पे चुनावी रैली हाँ, ये करवाते हैं चल अपनी रहा है बेटी वहाँ के साथ, सोशल मीडिया। वो हाथ हिलाती हैं तो वो कहते हैं कि ये है जीत वाली रैली। ठीक है ना, उससे पहले भागलपुर बहुत ठंडा है लेकिन उस पर बात करेंगे, आएंगे अगली जगहों पर भी। लेकिन फिलहाल सीमांचल का ये हाल था। अभी फिलहाल एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। सीमांचल को लेकर एग्जिट पोल्स क्या बता रहे हैं वो भी हम लोग आपको आगे वीडियोस में बताएंगे। साथ में ये भी देखना होगा कि ये जो एग्जिट पोल है वो तो अपनी जगह, 14 तारीख को सीमांचल में क्या होता है, मामला पलटता है या दोबारा से वही समीकरण रिपीट होंगे जो पिछले चुनाव में भी थे। तो आप देख रहे हैं खबर गांव, मैं हूं भूपेंद्र सोनी, मेरे साथ है सत्यम और आकाश और कैमरा के पीछे है आनंद। देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।